हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों के कमेंट आए थे कि सर आरसीएम की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है उसको जीएसटीआर 3B में हम कैसे क्लेम करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सर ई वे बिल बनाते समय यदि किसी पर्सन ने हमें माल वापस कर दिया है, विच मीन्स कि हमने सप्लाई किया था और वो सेल्स रिटर्न यदि कर रहा है, तो हम ई वे बिल में उसकी टैक्स अमाउंट कैसे शो कर सकते हैं, उसकी टैक्सेबल वैल्यू कैसे शो करते हैं। इन दोनों पॉइंट के ऊपर आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है जीएसटी पोर्टल पे किस तरीके से होता है। स्पेशली यहाँ पे दो सेक्शंस हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के। एक तो हो गया सेक्शन 9(3) और दूसरा होता है सेक्शन 9(4). तो सेक्शन 9(4) ये कहता है कि यदि आप किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई भी माल यदि आप खरीदते हैं तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में खुद सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ती है और उसका टैक्स का पेमेंट करना होता है कैश में, और उसके बाद उसकी आप आईटीसी क्लेम करते हैं। और सेक्शन 9(3) ये कहता है कि कुछ गुड्स और सर्विसेज जीएसटी काउंसिल के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। सेक्शन 9(3) के गुड्स एंड सर्विसेज है जिसपे कि रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। इवन दो कि जो सामने वाली पार्टी है जिसने कि आपको माल सप्लाई किया है, यदि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो यदि इन गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करता है तो आपके ऊपर ही लायबिलिटी बनेगी कि आप रिवर्स चार्ज में उसका टैक्स का पेमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे गुड्स की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कैश्यू नट्स हो गया, बीड़ी रैपर हो गया, टोबैको हो गया, सिल्क यार्न हो गया, रॉ कॉटन हो गया, सप्लाई ऑफ लॉटरी हो गया। ये गुड्स के केसेस हैं जिसमें कि एक रेसिपिएंट को ही रिवर्स चार्ज में टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। सर्विसेज के केसेस में कुछ सर्विसेज भी यहाँ पर हैं, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज जो जीटीए की सर्विस होती है, 6% के रेट से यहाँ पर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एक रेसिपिएंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो ये पूरी लिस्ट दी हुई है गुड्स और सर्विसेज की, जिसमें कि सेक्शन 9(3) के अकॉर्डिंग एक रेसिपिएंट को जीएसटी का पेमेंट करना है और उसके बाद उसकी आईटीसी वगैरह क्लेम करनी है। सबसे पहले सेक्शन 9(3) को हम समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है डाटा और किस तरीके से आपको एक्शन लेना होता है। सेक्शन 9(3) में जो आपका सप्लायर है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई को डिक्लेयर तो कर देता है और आपके जीएसटीआर 2B में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट करता है। जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे आईटीसी अवेलेबल वाले सेक्शन में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली आपको मेंशन होता है इन व्हाट सप्लाईज लायबल फॉर रिवर्स चार्ज। यहाँ पे ये अमाउंट आपको दिख जाता है कि कितना आपको टैक्स जो है पहले पे करना है, उसके बाद आप उसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो टेबल नंबर 31D जो जीएसटीआर 3B का है उसमें ये जो अमाउंट है ये आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है पेमेंट करने के लिए। यदि ये अपडेट नहीं हो रहा है तो आपको अमाउंट इंटर करना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये अमाउंट आप पे नहीं करेंगे कैश में तब तक इसकी आईटीसी भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये आपके जीएसटीआर 2B में ये तो आईटीसी आप रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन आप इसको 3B में क्लेम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप इसका पेमेंट ना कर दें। तो टेबल नंबर 4A3 जीएसटीआर 3B का जो है उसमें आप इसकी आईटीसी को क्लेम कर पाएंगे। ये तो हो गया कि एक रजिस्टर्ड सप्लायर से जब आप गुड्स को खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं तो उस केस में आपको इस तरीके का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन यदि आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदा हुआ है तो उस केस में आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करना है, आपको उसकी आईटीसी क्लेम करनी है। तो आप उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर तो आपको कोई भी डाटा अनरजिस्टर्ड पर्सन का दिखने वाला नहीं है, आपको सारे एक्शन जो लेने पड़ेंगे वो जीएसटीआर 3B में ही लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, जीएसटीआर 3B को हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारी आरसीएम की जो लायबिलिटी है वो किस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट की जाती है इसको आप ओपन करेंगे इस टैब पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल नंबर 31 जो है ये हमारी टैक्स लायबिलिटी की ये पूरी यहाँ पे टैब ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है रिवर्स चार्ज का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल नंबर 31D का। ठीक है, तो ये अमाउंट जो कि आपने अभी देखा जीएसटीआर 2B में जो आरसीएम जो कि आपने रजिस्टर्ड पर्सन से बाय किया था वो टैक्स लायबिलिटी आपको यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आ रही है, आपको यहाँ पे इंटर भी नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ इसको पे करना है। ठीक है, और दूसरा सिचुएशन ये हो गया कि यदि आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से भी यदि आपने गुड्स बाय किया हुआ है
ठीक है। तो उस केस में भी आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू पहले रिपोर्ट करनी है, फिर उसको टैक्स का अमाउंट यहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है, देन आपको कंफर्म पे करना है, ठीक है। तो ये आपकी टैक्स लायबिलिटी ऐड हो जाएगी और इसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पर कि जब आप इसको पे कर लेते हैं तो आप इसकी आईटीसी कैसे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी वाले सेक्शन में आपको चले आना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 है, इनवॉर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, ठीक है, यहां पर आप अपनी आरटीसी को क्लेम करते हैं। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन वाली जो आपने अभी जीएसटीआर 2 भी देखी थी, वहां से डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर देखिए यहाँ पे आ चुका है। आपको यहाँ पे इंटर करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने सप्लाई ले रखी है, जिसका कि आपने सेल्फ इनवॉइसिंग किया है, उसके अमाउंट को आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। यदि आपने इंटर स्टेट किया है तो फिर आपको आईजीएसटी में ऐड करना होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी आपको अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक दोस्तों आपने पेमेंट नहीं किया है ना, और आपको पता है कि आरसीएम की जो भी लायबिलिटी होती है उसको आपको कैश में ही पे करना होता है। ऐसा नहीं कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई आईटीसी आ रही है आप उसमें से उसको एडजस्ट करा देंगे। आप कैश में पे करेंगे और यहां से आप आईटीसी उसकी क्लेम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आईटीसी कैसे क्लेम करनी है आरसीएम वाली, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछा गया है ई वे बिल से रिलेटेड। ई वे बिल पोर्टल पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे आपको ई वे बिल पे क्लिक करना होता है, जनरेट न्यू पे आपको क्लिक करना होता है। यदि आपने सप्लाई की है कोई भी गुड्स और आपको रिटर्न आ रहा है तो नॉर्मली आपको इनवार्ड पे सेलेक्ट करना होता है। लेट सपोज कि आप खुद उसके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था आप कर रहे हैं तो उस केस में आप इनवार्ड पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आपको सेल्स रिटर्न पे क्लिक करना होता है, ठीक है। यदि आपका जो पर्सन है, जो डेप्टर है, जिसने कि माल आपसे खरीदा है, जो बायर है, यदि बायर खुद से ट्रांसपोर्टेशन की यदि व्यवस्था करता है तो ई वे बिल की जनरेट करने की जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन आप यदि खुद से वो माल यदि मंगा रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का अरेंजमेंट आपने खुद करा हुआ है, तो उस केस में आपको सेल्स रिटर्न पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके डिलीवरी चालान बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये डिलीवरी चालान के थ्रू ही आपका रिटर्न्स वगैरह आते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर यानी डिलीवरी चालान का नंबर आपको डालना होता है, डॉक्यूमेंट डेट और ट्रांजैक्शन टाइप, और बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम की जो डिटेल्स होती है वो आपको इंटर करनी पड़ती है। मतलब कि कहाँ से वो गुड्स आपका निकल कर, बायर की डिटेल्स स्पेशली यहाँ पे आती है और बिल टू शिप टू में यहाँ पे आपकी एड्रेस आ जाती है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे सर टैक्सेबल वैल्यू हमें कैसे इंटर करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी सेलेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे यदि ऊपर वाले में आपने कोई भी गलती यदि कर रखी है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए पिन कोड आपने इंटर नहीं किया, स्टेट वगैरह, और यहाँ पे जीएसटीआईएन वगैरह आपने प्रॉपर तरीके से नहीं डाला हुआ है। ज्यादातर केसेस में यदि आपके पिन कोड गलत आ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में ये आपका स्टेट जब तक सेलेक्ट नहीं होगा तब तक आप वहां पे कोई भी वैल्यू इंटर नहीं कर सकते। इससे केयरफुली ऊपर की डिटेल्स को आप प्रॉपर तरीके से फिल करें। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहला काम तो एचएसएन कोड आपको इंटर करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एचएसएन कोड इंटर नहीं किया, लेट सपोज कि यहाँ पे आप 20,000 रुपीज वैल्यू डालें। देखिए सबसे पहले तो पूछ रहा है आपसे स्टेट फॉर फ्रॉम एंड टू इज मिसिंग, तो स्टेट ऊपर नहीं इंटर किया गया, इसलिए यहाँ पे आप टैक्सेबल वैल्यू भी डाल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर का अपडेट कर देंगे। यदि आपने ऊपर का अपडेट कर दिया और एचएसएन कोड आपने नहीं डाला तो भी यहाँ पे एरर शो करेगा, ठीक है। तो एचएसएन कोड आप इंटर करिए, प्रोडक्ट का नेम इंटर करिए, उसका डिस्क्रिप्शन डालिए, क्वांटिटी कितनी आप रिटर्न्स करवा रहे हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है। और यहाँ से देखिए आपको रेट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो आपने इनवॉइस जनरेट कर रखा था जब आपने माल सप्लाई किया था, तो उस टाइम पे जो भी आपके गुड्स जितनी भी क्वांटिटी के गए थे, जिस रेट से गए थे, उसकी क्या वैल्यू थी, क्या टैक्स रेट आपने लगाया था, वही टैक्स रेट आपको यहाँ भी सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने 18% वाली कोई सप्लाई आपने की थी, तो आपको यहाँ पे 18% ही सेलेक्ट करना है रिटर्न के टाइम पे भी। यदि आपके केस में आईजीएसटी एप्लीकेबल है तो आईजीएसटी में आपको इंटर करना होगा, और यदि आपने इंट्रा स्टेट किया हुआ तो सीजीएसटी एसजीएसटी में आप यहाँ पे रेट सेलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट कर देगा और टोटल टैक्सेबल वैल्यू भी आपके यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, अपने से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपको सिंपली यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जैसे ही इंटर करेंगे, जितने रुपए का भी माल आपका जो बायर है वापस कर रहा है वो अमाउंट इंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट ये कर लेगा। लेकिन यदि कोई बायर है वो खुद माल को भेज रहा है,
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन खुद अरेंज कर रहा है, तो उसके ऊपर आउटवर्ड यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा और उस केस में उसको अदर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। अदर्स का मतलब हो गया है कि यहाँ पे आप परचेस रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो परचेस रिटर्न के केस में भी देख सकते हैं वही सिचुएशन है, डिलीवरी चलाना है, डॉक्यूमेंट नंबर और डेट, ट्रांजेक्शन टाइप सेलेक्ट करना है, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम में आपकी एड्रेस आ जाएगी और बिल टू शिप टू में यहाँ पे सेलर की एड्रेस आ जाएगी और यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रॉपर तरीके से इंटर कर लेना है, फिर आप ई-वे बिल अपना जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो।